हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा चैप्टर नंबर 3 चल रहा है हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट। एज यू नो दैट बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर नंबर 3 बेटा बिजनेस स्टडी का। इससे पहले का टॉपिक में बेटा हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन वाला कंसेप्ट किया था। आज बेटा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, उसका नाम है इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज चेंज ऑन दी बिजनेस एंड दी इंडस्ट्रीज। कि एलपीजी जो आया था इकोनॉमी के अंदर 1981 के अंदर, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारी सरकार के ऊपर या हमारे नेशन के ऊपर, हमारी इंडस्ट्रीज के ऊपर, हमारे बिजनेस के ऊपर। तो बेटा पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंक्रीज कंपटीशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। उसके बाद है बेटा थर्ड वन रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। द फोर्थ वन इज नेसेसिटी फॉर द चेंज। नेक्स्ट इज नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, market orientation, and the last one is loss of budgetary support to the public sector। तो बेटा ये 7 पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स जो इम्पैक्ट शो करते हैं कि पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या हुआ, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स। तो बेटा इसी को हम लोग आज कवर करेंगे और इसी के साथ बेटा हमारा ये चैप्टर नंबर 3 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। सारे के सारे टॉपिक थे वो मैं इसमें कवर कर चुका हूं और खत्म कर चुका हूं बेटा। दिस वन इज द लास्ट टॉपिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। जल्दी से बेटा इस फ्लो चार्ट को बना लो, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं विद इंक्रीजिंग कंपटीशन। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग कंपटीशन। बिजनेस एनवायरनमेंट में जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इम्पैक्ट्स। एलपीजी से इम्पैक्ट से क्या पढ़ा, इंक्रीज कंपटीशन। क्योंकि जैसे ही ग्लोबलाइजेशन हुआ, विदेशी कंट्रीज इंडिया में आके काम करने लगी, लाइसेंस सिस्टम को रिमूव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ गया। अब जो एंटरप्राइज होती है उनको कंपटीशन फेस करना पड़ता है, तो लोकल ब्रांड के साथ और एक मल्टीनेशनल कंपनी के साथ। तो उनके लिए थोड़ा सर्वाइवल रहना क्या है बहुत पॉसिबल नहीं है, थोड़ा मुश्किल हो गया है। पर लेकिन इससे क्या होगा कि कंपटीशन से क्या होता है कि टीम स्पिरिट की भावना बढ़ती है, अपने आप को प्रूव करने की बात बढ़ती है कि हम इसको हम फेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे। तो छोटी मोटी इंटरप्राइजेस जो हम कह सकते हैं अच्छा काम नहीं कर रही, वो लोग को मार्केट से खत्म हो जाती है। सिर्फ जो प्रोडक्टिव होती है, जो अच्छा काम कर रही है, सिर्फ वही मार्केट में सर्वाइव रहती है और वो अपनी कैपेबिलिटी को शो करती है और उनसे उनकी गुडविल बढ़ती है। तो द रिजल्ट ऑफ जो इकोनॉमिक रिफॉर्म थे उसके रिजल्ट क्या कहते हैं, द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन द बिजनेस हाउसेस पे क्या हुआ, दे फेस, उनको फेस करना पड़ा, क्या करना पड़ा बेटा, कंपटीशन फेस करा। नॉट ओनली विद द एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो ऑलरेडी मार्केट में है, उनसे तो कंपटीशन फेस करना ही करना पड़ रहा है, और जो न्यू लोकल ब्रांड्स हैं उनके साथ भी कंपटीशन करना पड़ा है, और जो मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा जो ब्रांड बनाए जा रहे हैं या उनसे भी कंपटीशन उनको फेस करना पड़ता है। कंपटीशन जो हो गया वो पूरा क्या हुआ, ग्लोबल इंटरैक्टर हो गया। मतलब हर जगह से अगर हम बात करें, हर चीज कंट्रीज आपस में मिल चुकी है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। तो हमें हर कंट्री से क्या होता है, कहीं ना कहीं क्या होता है, हमें बेसिकली हमें कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इट इज नॉट कन्फाइंड टू द कंट्री बाउंड्री, मतलब ये नहीं है कि कंट्री से बाउंड्रीज तक नहीं है, मतलब ऑल ओवर जब कहीं पे भी जाओगे आपको हर जगह पे कंपटीशन मिलेगा। ये नहीं कि इंडिया के अंदर आपको कंपटीशन करना नहीं, आपको इंडिया के आउटसाइडर्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर हमारे पास हो रहे हैं या बहुत से बंदे आ रहे हैं, उनके साथ भी हमें कंपटीशन करना पड़ेगा और मार्केट में सर्वाइव रहना पड़ेगा। कंपटीशन इंक्रीज ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑब्वियसली बात है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें, पहली बार कंपटीशन से अगर बात करें तो पार्टिसिपेशन लेवल बढ़ता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और, पर्टिकुलरली मतलब कंपटीशन जो बढ़ा है, कंपटीशन का जो प्रभाव पड़ा है मोस्टली कहाँ पे पड़ा है, सर्विस सेक्टर से पड़ा है, सर्विस इंडस्ट्रीज के ऊपर। जैसे टेलीकम्युनिकेशन के ऊपर कंपटीशन बढ़ गया। अभी आप देखो आज की डेट में एयरटेल पे हमें दिक्कत आ रही थी, अब उन्होंने बोला जीरो कंप्लेंट का कुछ इशू लेके आ रहे हैं, आजकल तो कैंपेन चला रहे हैं कि जीरो कंप्लेंट्स के हमारे जो भी कह सकते हैं उनके बाद ड्रॉप मैसेज में जो मैसेज आते हैं, मेल आते हैं, उस पर चाहते हैं कि हमें कोई भी तरह की मेल ना है। हम हर तरह से हम अपने को मतलब चैलेंज करना मुश्किल है, पर लेकिन क्या पता वो कर पाए नहीं कर पाए। तो कंपटीशन है, इसलिए वो ये चीज़ नई स्कीम्स निकालते हैं ताकि वो मार्केट में सर्वाइव रहे। इंश्योरेंस हो गया बेटा, उसके बाद यदि आपका एयरलाइंस हो गया, उसके बाद क्या हुआ, बैंकिंग हो गया।
मतलब ये सारे सेक्टर्स पहले अगर हम देखा जाए तो ये प्राइवेट एंटरप्राइज के पास थे, मतलब दे आर ऑलरेडी रिजर्व फॉर दी पब्लिक सेक्टर, मतलब ये सब कुछ पहले पब्लिक सेक्टर के पास था। पर जैसे जिस हिसाब से वो काम नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली पर सरकार ने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, जिसके बाद क्या हुआ, ऑटोमेटिक कंपटीशन बढ़ता गया। तो बेटा ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, इंक्रीजिंग कंपटीशन, जिसमें दिखाया गया कि कंपटीशन का इफेक्ट क्या क्या पड़ा, कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। ठीक है जी, विद द बाय द इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बेटा इस फ्लो चार्ट को लिख लो, इंक्रीजिंग कंपटीशन को, उसके बाद बेटा आगे करते हैं लोग। भाई बेटा स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, मोर डिमांडिंग कस्टमर। जिस हिसाब से बेटा मार्केट में कंपटीशन बढ़ा है, उस हिसाब से जो कंज्यूमर्स हैं या यू कैन से दैट जो बायर्स हैं, उनको बहुत सारे गुड्स मिल गए हैं, हर तरह की वैरायटी ऑफ गुड्स मिल गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी के, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड के। अब वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग हो गए हैं, मतलब उनको बहुत सारी चॉइस मिल गई है। अब वो अपने अकॉर्डिंगली किसी भी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी गुड्स को परचेज कर सकते हैं। एंड जिससे क्या हो गया बेसिकली, और इंफॉर्मेशन, क्योंकि कस्टमर को जो वहाँ शॉप पे जाएगा सामान लेने के लिए, तो जितने भी जो सेलर्स होंगे वो अपने गुड्स को बेटर बताएंगे कि हमारा गुड्स में ये है, ये बेटर है, ये परचेज कर लो, ये वाले गुड्स में ये बेटर है, ये परचेज कर लो। तो जिससे कस्टमर जो है उसको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, किसके बारे में, गुड्स के बारे में, वो सर्विस के बारे में, कौन कौन सी चीज किस कौन सा बंदा क्या बेटर में ऑफर कर रहा है और किसका प्राइस क्या बेस्ट है। तो इससे कस्टमर की डिमांड क्या ऑटोमेटिक क्या हो गई है, और बढ़ गई है। इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट, अगर इंक्रीज होगा कंपटीशन कहां पे, मार्केट में, तो वाइडन द चॉइस, जिससे क्या होगा, कस्टमर की चॉइस बढ़ जाएगी, क्योंकि कस्टमर को गुड्स परचेज करने के लिए बेटर क्वालिटी के गुड्स मिलेंगे, गुड्स एंड सर्विस मिलेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे कंपटीटर्स आ गए हैं और वो अपना अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो उनको बेस्ट क्वालिटी का गुड्स मिल जाएगा अपनी अकॉर्डिंगली, कस्टमर को अपने अकॉर्डिंगली। टुडे कस्टमर इज वेरी मोर डिमांडिंग, आज की डेट में जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो मोर डिमांडिंग हो गया है, बिकॉज ही हैज वेरी इन्फॉर्म्ड, उसको सारी जानकारी है कुछ के बारे में, हर चीज के बारे में, तो वो अपने हिसाब से कोई भी कुछ को डिमांड कर सकता है और मोर डिमांडिंग हो गए हर तरह से। छोटा छोटा बच्चे को कोई इन्फॉर्मेशन है, कैसे कैसे स्विगी पे ऑर्डर करना है, या कैसे कैसे गुड्स को मंगवाना है, कैसे किस में क्या ऑफर मिल रहे हैं, क्या नहीं मिल रहे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, ठीक है, इन सब के ऊपर लोग कस्टमर क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पे कौन सा सामान कितना सस्ता मिल रहा है। और कई लोग इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, तो लोग बोलते हैं वहाँ पे इतना प्राइस है, यहाँ पे इतना प्राइस है, यहीं से ले लो। तो अल्टीमेट कस्टमर को नॉलेज हो गई है, अट्रैक्ट द कस्टमर, न्यू स्कीम, जो कंपनीज होती है वो क्या करती है, नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है, नई नई स्कीम्स लॉन्च करती है, किसको, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि नंबर ऑफ शेयर्स उसके पास ज्यादा हो। हर कंपनी चाहती है कि हमारे पास मार्केट का स्टेक हमारे पास हो, सारा सारा क्या हो, कैप्चर क्या हो, मैंने कर रहा हो, जैसे अमेजोन ने कर रखा है या फ्लिपकार्ट ने कर रहा है। तो उस तरह से हर कंपनी जो चाहती है वो चाहती है कि हमारा शेयर ज्यादा हो मार्केट में। Nowadays the product is manufactured keeping in the mind of customer demand, पर आज के डेट में जो भी गुड्स होते हैं वो बनाए जाते हैं कस्टमर के डिमांड के अकॉर्डिंगली। कस्टमर चाहता है किस किस तरह का गुड्स चाहता है, जैसे अभी आप देखो 95 मास्क की बात अपन करते हैं, व्हाइट कलर का होता है वैसे अगर देखें जाए, पर हर तरह का मिल रहा है, ब्लैक मिल रहा है, ब्लू मिल रहा है, नीला भी मिल रहा है, ठीक है, पिंक भी मिल रहा है, स्काई ब्लू मिल रहा है। मतलब कस्टमर जिस तरह का गुड्स डिमांड कर रहे हैं, कंपनीज क्या कर रही है उसी तरह से क्या कर रही है, गुड्स को बना बना के वो दे रही है, ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो, उनकी सेल ज्यादा हो। ठीक है जी। उसके बाद इट क्रिएटिंग द बायर्स मार्केट, जिससे क्या होगा कि मार्केट में से क्या होगा, बायर्स मार्केट बन गई है, हर कोई बंदा क्या करेगा, गुड्स परचेज करेगा और कंपनीज को एडवांटेज देगा। तो आज के डेट में कस्टमर हो गया है, ठीक है, मोर डिमांडिंग हो गया, क्योंकि उसको पूरी जानकारी है इसके बारे में, गुड्स के बारे में, सर्विस के बारे में, कैसे कैसे गुड्स ऑफर किए जा रहे हैं। तो बेटा ये था हमारा सेकंड पॉइंट, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। इसको बेटा आप लोग लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ मोर डिमांडिंग कस्टमर्स। देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। अगर हम बात करें ये बिजनेस बस कौन सा है, ये वर्ल्ड जो चल रहा है आजकल, हम कह सकते हैं इसको मशीनरी कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कह सकते हैं। आज की डेट में कोई भी चीज मतलब इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई है आपके पास, और आपको पता ही है, रियल एग्जांपल्स आपको दिखते ही हैं रोज रोज, आपको हर जगह बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में हर जगह पे मतलब सैनिटाइजर से लेके मतलब
मशीन से लेके इक्विपमेंट से लेके मतलब हर चीज़ डिजिटलाइज हो गई है। इवन हम ये कह सकते हैं कि आज जो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में काम हो रहा है वो सारा रोबोटिक हो गया है। एक मशीन लगाई जाती है, सारा काम करती है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ओनली पैकिंग भी नहीं करनी, आपको सिर्फ गुड्स को क्या करना है, सेट करना है और बॉक्स में डालना है। हर चीज़ हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो चुकी है, जिससे क्या होता है, एक तो प्रोडक्शन बढ़ता है एंड कॉस्ट कम आती है। क्योंकि पहले जो काम होता था इंडस्ट्रीज में वो लोगों से होता था, तो लोगों के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता था, मैन फोर्स के इन्वॉल्वमेंट से क्या होता था कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी, क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ती थी। पर आज की डेट में एक ही मशीन क्या कर रही है, 100 बंदों का काम कर रही है, जिससे क्या हुआ, लेबर कॉस्ट क्या हुआ, ऑटोमेटिक कम हो गई है, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी, कम हो गई है। एंड मशीन का बना हुआ गुड्स क्या है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है, सेम साइज का है, सेम कॉन्फ़िगरेशन वाला है। पर अगर वही चीज़ अगर हैंडमेड होगा तो उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आएगी, कहीं कहीं डायमेंशन वाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि मैनुअल काम कर रहा है ना वो बेसिकली। टेक्नोलॉजी चेंजिंग, आज की डेट में टेक्नोलॉजी जो चेंज हो रही है वेरी फास्ट है, बहुत तेजी से, तीव्र गति से हमारे इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। एक्टिवा 5G, एक्टिवा 6G, आईफोन देखो आप लोग, अपग्रेडेशन, हर एक साल में एक नया आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हो जाएगा बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजीज। द रीजन इज इंक्रीजिंग कंपटीशन, मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए हमको टेक्नोलॉजीज बनानी पड़ेगी, अच्छी गुड्स एंड सर्विस ऑफर करने पड़ेंगे, ताकि हमारा गुड्स दूसरे गुड्स से यूनिक लगे, कुछ नया लगे, और हमारा प्राइस जो है वो दूसरे गुड्स के कॉम्पिटिटर के कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, तभी कस्टमर हमारे गुड्स को परचेज करेगा। रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, एनवायरनमेंट इंप्रूव, ये कह रहा है जिस तरह से टेक्नोलॉजी चेंज होती है उससे हमारे इकोनॉमी पे क्या निर्भर पड़ता है, इम्प्रूवमेंट मशीन्स, अच्छी अच्छी मशीन्स आएगी और इम्प्रूवमेंट होकर और नई एडवांस मशीन, इक्विपमेंट्स नए औजार मिलेंगे, प्रोसेसेस जो पहले बहुत मुश्किल था प्रोसेस वो सिंपल हो जाएगा, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज जो होंगे आपको दिए जाएंगे नए नए तरीके से, नए नए एडवांस तरीकों से, ठीक है जी। जैसे हम लोग यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, वैसे बहुत लोग रिकॉर्ड करते हैं, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, न्यू टेक्नोलॉजीज हर हिसाब से, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज़ करेगा, और जिसके पास पैसा कम है वो क्या करेगा, कम टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा। तो टेक्नोलॉजी का रिलेशन बड़ा किससे है, मनी से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कई सारी कंपनीज क्या करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा कर सकते हैं, जैसे रेनबैक्सी कंपनी है, उसने भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नई नई मशीन, नई नई हम कह सकते हैं मेडिसिन को इन्वेंट कर रही है ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सकें। बाकी कंपनीज भी हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, और बिजनेस एनवायरनमेंट को भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आप बोलोगे बिना टेक्नोलॉजी के मैं काम कर लूँगा एनवायरनमेंट में, नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप काम तो कर लोगे पर अगर आपका प्रॉफिट क्या होगा, ऑटोमेटिक कम होगा, आपकी ग्रोथ होगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो आपको हर चीज़ के लिए हम कह सकते हैं आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आज डेट में हर चीज़ क्या होगी, हम कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइज हो चुकी है। बड़ी बड़ी मान लो पिज़्ज़ा हट में जाओगे, मैकडी में जाओगे, जहाँ जाओगे, बड़े बड़े जहाँ पे मतलब बड़े आउटलेट्स हैं, वहाँ पे सारा काम मशीन से बन रहा है, मतलब मशीन में लगाते हैं सब कुछ। गुरुद्वारा बनो, सब गुरुद्वारे में जाओ, अमृतसर गुरुद्वारा में जाओ, वहाँ पे खाना लंगर सेवा कैसे हो रही है, मशीन से बन रही है, हर चीज़ मशीन से बन रही है, क्योंकि मैनुअल कितने लोगों से बनाएंगे, नहीं बना सकते ना, तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से सारे काम किए जा रहे हैं। तो हमें बिजनेस में रहते रहते हमें अडॉप्ट करनी पड़ती है क्या चीज़, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड प्रोड्यूस अ वर्ल्ड क्लास, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी के, जो बाकी कंट्रीज में बनते हैं उसी तरह से, उसी क्वालिटी के हम कह सकते हैं गुड्स को क्या करती है, मार्केट में देती है, अच्छी क्वालिटी के हम कह सकते हैं, मतलब फाइन क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस होते हैं, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव रह सके और ग्रो कर सकें, ठीक है। क्यों बंदा एक वर्ल्ड क्लास सर्विस देना चाहता है, क्यों बंदा एक इम्प्रूवमेंट देना चाहता है, क्यों बंदा अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, क्यों बंदे गुड्स एंड सर्विस अच्छी क्वालिटी की ऑफर करते हैं, कस्टमर सर्विस ऑफर करते हैं, बिकॉज ताकि वो मार्केट में सर्वाइव रहे और ताकि वो उनकी ग्रोथ हो। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग कंपटीशन एज, आज की डेट में बात करें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो कंपटीशन एज देती है, क्योंकि जो उसको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेगा उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा, मतलब वो मार्केट में आगे बढ़ जाएगा, और जो चीज़ को अडॉप्ट नहीं करेगा उसके लिए कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज क्या रहेगी, डरती रहेगी कि वो हो सकता है मार्केट से फेल हो जाए। एंड वी हैड टू इंक्रीज द हेल्प द मैन्युफैक्चर फॉर द बेटर क्वालिटीज, वही है कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होती है वो अगर बंदा अडॉप्ट करता है तो उससे क्या मिलेगा, उससे उसको क्या मिलेगा, लो कॉस्ट, क्योंकि वो जो मशीन्स हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली है, जैसे मतलब एक्टिवा 4G, एक्टिवा 5G है, अगर आप एक्टिवा 6G आएगी लोग 5G लेंगे, कम से लेंगे 6G लेंगे, क्योंकि 6G की जो माइलेज है ज़्यादा है
वो ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर रही है, 1 लीटर में मानो 70 किलोमीटर चल रही है, और जो एक्टिवा 5G थी मतलब 1 लीटर के अंदर मानो 50 चल रही थी। तो न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, आगे देखो चार्जिंग सॉकेट्स भी आ गए हैं, हर तरह से मतलब मॉडिफिकेशन जरूरी है टेक्नोलॉजी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि अगर आप कुछ यूनिक नहीं करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे, तो आप मार्केट में सर्वाइव नहीं रह पाओगे और आपके लिए दिक्कत हमेशा रही से रहती रहेगी, तो कंपटीशन भी फेस नहीं कर पाओगे। तो बेटा ये था हमारा पॉइंट, रैपिड चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। जल्दी से बेटा इसको लिख लो फ्लो चार्ट को, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं बाकी के टॉपिक्स। देखो बेटा, फोर्थ पॉइंट नेसेसिटी फॉर चेंज, एनवायरनमेंट के पॉइंट से चेंजेस जरूरी है। अगर आप एनवायरनमेंट में चेंज नहीं करोगे, आप अपने आप को एंटरप्राइज जो भी रन कर रही है अपने आप को अपग्रेड नहीं करेगी, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंजेस के अकॉर्डिंग नहीं करेगी, तो उसके लिए मार्केट में सर्वाइव करना बहुत पॉसिबल नहीं है। मतलब वो मार्केट से बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। जैसे नोकिया देखो आप लोग, मार्केट में नोकिया पहले चलता था, लेकिन जिस हिसाब से टच स्क्रीन फोन आए, नोकिया जो था उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाया और मार्केट से खत्म हो गया। सेम उसी तरह से तो बिफोर 1991 से पहले, इसका मतलब है इकोनॉमिक रिफॉर्म से पहले, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो रिफॉर्म थे उससे पहले की बात बताइए। बिफोर 1991 एंटरप्राइज जो होती थी वो स्टेबल पॉलिसी को फॉलो करती थी, जो चीज है फिक्स्ड है उसी को फॉलो करती थी, क्योंकि एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी कम थी, जो चलता आ रहा है उसी को फॉलो कर रहे थे। मतलब स्टिक पॉलिसी होती थी उसी को फॉलो करते आ रहे हैं, क्योंकि कोई मॉडिफिकेशन एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी थी। पर आफ्टर 1991 जब लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ और ग्लोबलाइजेशन हुआ, उसके साथ साथ मार्केट जो थी बेटा वो डायनामिक होगी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, बहुत ज़्यादा डायनामिक होगी, बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लगे लोगों को, प्रॉफिटेबल भी मिले, हम कह सकते हैं लॉस मेकिंग वाले मिले, तो हर तरह के उनको ऑप्शंस मिलने लगे। तो मार्केट बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं डायनामिक होगी, भागदौड़ स्टार्ट हो गई कि हमें पैसा कमाना है या हमें बिजनेस करना है, हमें ट्रेड करना है, हमें लाइसेंस मिल जाए, हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, ठीक है जी। बिजनेस एंटरप्राइजेस मॉडिफाई, उसके बाद क्या हुआ, हर बिजनेस एंटरप्राइज ने क्या करा, मॉडिफाई करा अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसीज थी जो ऑपरेशन से, उनको टाइम टू टाइम अपग्रेड करना स्टार्ट करा, मॉडिफाई करना स्टार्ट करा, क्योंकि अगर उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे तो जो बाकी, क्योंकि पहले कंपटीशन का था इंडिया में था, उन्हीं लोगों से कुछ 4 से 5 बंदे जो लिमिटेड बंदे हैं उन्हीं में ट्रेड हो रहे हैं। पर जैसे ग्लोबलाइजेशन हुआ, विदेशी बंदे भी आ गए, ठीक है, कंपटीशन हो गया, प्राइवेटाइजेशन हो गया, जो गवर्नमेंट सेक्टर था पहले गवर्नमेंट सेक्टर के पास था, ठीक है, अब वो भी प्राइवेटाइज हो गया। जैसे मान लो एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, मान लो कि टोटल 25 इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, ये पब्लिक एंटरप्राइजेस थी, ठीक है, बिफोर 1991 जो आपस में काम कर रही थी। फिर सरकार ने ग्लोबलाइजेशन आया, सरकार ने क्या करा, इसको प्राइवेटाइज कर दिया। क्या करा, प्राइवेटाइज। जब प्राइवेटाइज करा तो प्राइवेट सारी एंटरप्राइज होगी, प्राइवेट होगी, मतलब आपस में स्प्लिट हो गई है, सब अपने अपना काम कर रहे हैं, तो कंपटीशन अभी क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो वही सेम थी, तो हर बंदे को अपनी पॉलिसीज क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी। तो जैसे सैमसंग हो गया, एलजी हो गया, वीडियोकॉन हो गया, ये भी क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा है, विदेशी गुड्स भी आ रहे हैं बन के, तो हर कंट्री हर कंपनी का प्रोडक्ट क्या जाएगा, वो चाहेगा कि मेरा मार्केट में नाम हो, मेरा मार्केट में प्रोडक्ट बिके, तो उसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, ताकि वो मार्केट में सर्वाइव रहे और चेंज करे। तो दिस इज नोन एज नेसेसिटी फॉर चेंज, जरूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट के पॉइंट से अगर हम बात करें, जरूरी है। अगर आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करोगे तो आप मार्केट से खत्म हो जाओगे और मार्केट से चले जाओगे। जैसे अभी हम बात करें, लॉकडाउन चल रहा है, आप लोगों को पता है आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही, स्कूल बंद हो चुके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद हो चुके हैं, पर लेकिन फिर भी हम आपके पास आए हैं इस माध्यम से, बिकॉज दिस इज ओनली फॉर द नेक्स्ट फॉर चेंज। तो इस टाइम पे जो चेंजेस कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं कि भाई ये ऑप्शन है पढ़ाने का, आप लोगों को पढ़ाने का, हमें भी इनकम कमाने का ये ऑप्शन है, ठीक है, ताकि हम लोग भी आपको क्या करें, इस तरह से सर्विस दे सकें, ठीक है। बताइए, लिखो पॉइंट, बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट करते हैं उसके बाद। आइए बेटा स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पॉइंट, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। इसका मतलब क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब फिजिकल कैपिटल। हमारे इकोनॉमी के जो लोग हैं, जो हमारे नेशन के लोग हैं, हमें अपनी स्किल को बढ़ाना पड़ेगा। अगर टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इसका मतलब है हमें तो एक ऐसा बंदा चाहिए ना जो इस मशीन को ऑपरेट कर सके।
लेवल ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमें भी ऐसे लेवल पे बढ़ना पड़ेगा ताकि जो दूसरे कॉम्पिटिटर्स हैं तो उनके कस्टमर्स को अपने पास ला सकें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली ह्यूमन कैपिटल। तो हमें ट्रेन पर्सनल चाहिए, हमें अपनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी, हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, हमें सेमिनार अटेंड करने पड़ेंगे, हमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ेगी ताकि हमारा लेवल भी क्या हो पड़े, क्योंकि जब तक हमारा लेवल नहीं बढ़ेगा हम मार्केट में सर्वाइव नहीं रह सकते हैं, क्योंकि हमें अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। तो इन इंडिया ह्यूज शॉर्टेज ऑफ ट्रेन पर्सन, अगर हम बात करें इंडिया के अंदर ट्रेन पर्सन नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि इंडिया में एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है, ठीक है, अच्छा स्कूलिंग सिस्टम नहीं है, या लोगों के पास पैसा नहीं है, मोस्टली लोग हैं गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं या गरीब हैं मिडिल क्लास फैमिली के, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ा सकें या ट्रेनिंग ले सकें या कोई प्रोफेशनल कोर्सेज कर सकें, इतना उनके पास पैसा नहीं है, तो उनके पास ट्रेंड पर्सन नहीं है। ठीक है, मोस्टली लोग क्या है, बेरोजगारी इंडिया में बहुत ज़्यादा है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। न्यू मार्केट कंडीशन, और जो नई मार्केट कंडीशन है, अगर आपको गुड़गांव में जॉब चाहिए, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, आप एक्सपर्ट हो, एडवर्टाइज हो, मतलब कह सकते हैं टैलेंटेड हो, हाईली क्वालिफाइड हो, तब आपको रखेंगे, अदरवाइज आपको रखेंगे नहीं। तो जो न्यू मार्केट कंडीशन है उसके लिए कौन से बनने चाहिए, हाई कंपटीशन लेवल बनने, कौन से हाई पर्सनल लेवल, कैसे उनकी स्किल हाई हो, ट्रेनिंग लेवल उनका हाई हो, कंपटीशन हो, एक्सपीरियंस हो, क्वालिफाइड हो, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बेसिकली हमें एक ऐसा बनना चाहिए फुल फ्लैज जो हर काम में एक्सपर्ट हो, जो हर तरह का काम आसानी से कर सके। जैसे अभी इंडियन क्रिकेट टीम में अगर आप चाहोगे तो आपको कौन सा बनना चाहिए, ऑब्वियसली बात है ऑलराउंडर, जो बॉलिंग भी कर सके, बैटिंग भी कर सके और कीपिंग भी कर सके। ऐसा बंदा अगर मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है वो तो बहुत एक्सपर्ट होगा, उसको रखेंगे क्योंकि उनके पास ऑप्शंस रहेंगे, और वो बंदा अगर सिंगल एक ही काम करता होगा तो उसके लिए ऑप्शंस कम है ऑटोमेटिक। We need to develop, इसकी जरूरी है कि हमें अपने रिसोर्सेज को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, इसलिए जरूरी है कि हमें अपने आप को विकास करना पड़ेगा, हमें अपने आप में इम्प्रूवमेंट आनी पड़ेगी, हमें अपने आप में चेंजेस करने पड़ेंगे ताकि हमारा लेवल जो है इंक्रीज हो जाए, हमारा स्किल बढ़ जाए, हमारा टैलेंट बढ़े, हमारी स्किल्स, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़े। ठीक है जी, उसके बाद है आपका दिस रिजल्ट, इससे क्या होगा, कंपनसेशन लेवल, इन सब के जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब हम ट्रेनिंग पे बेस पर बंदों को सेमिनार अटेंड करवाते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ कराते हैं, उनको हम कह सकते हैं स्पेशल काइंड ऑफ नॉलेज देंगे या ट्रेनिंग ट्रेनर्स हायर करवाएंगे, तो उससे हमारा कंपनसेशन लेवल, कंपनी का लेवल क्या होता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है क्योंकि उनको सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। फॉर अ मैनेजरियल एंड टेक्निकल सर्विस रैपिडली चेंज, तो इसका मतलब क्या है, बेसिकली क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट ऑफ कंपनसेशन लेवल, ठीक है, मैनेजरियल टेक्निकल सर्विस रेज द शार्पली। ये कह रहे हैं देखो, जो हम बात करें मैनेजरियल सर्विस एंड टेक्निकल, इन सबको बढ़ाने के लिए, मतलब इन सबको बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट को, कंपनी को क्या करना पड़ता है, मैनेजरियल स्किल्स को बढ़ाने के लिए उनको ट्रेन कोर्स रखने पड़ते हैं, टेक्निकल स्किल्स को भी बढ़ाने के लिए कंपनी आना पड़ता है, रखना पड़ता है, तो जिससे क्या होता है कि उनके जो कंपनसेशन, उनके खर्चे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं, शार्पली क्या होते हैं, रेज होते हैं, इंक्रीज होते हैं। मतलब वो ये कि कोई भी कंपनी अगर ट्रेनर रिक्वायर करेगी या ट्रेनिंग पे भेजेगी आपको, या किसी के सुपरविजन में काम कराएगी, सेमिनार्स रखवाएगी आप लोगों के लिए, तो उस कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे, यस कंपनी के खर्चे बढ़ेंगे, पर लेकिन उससे कंपनी के लेवल का जो लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनका भी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा, उनकी नॉलेज बढ़ेगी। तो बताइए कि हमारा 5th पॉइंट, जल्दी से इसको आपको लिख लो, फिर हम आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 6th पॉइंट एंड लास्ट इज 7th पॉइंट। देखो बेटा, द 6th पॉइंट इज मार्केट ओरिएंटेशन। आज के टाइम पे जो युग है, जो पैरामीटर्स चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मार्केट की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। अगर आप एज ए कॉम्पिटिटर हो, मार्केट में कम्पीट कर रहे हो, तो आपको कस्टमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में बताना चाहिए। तो हम पहले बात करें, पहले जो मार्केट थी, हम कह सकते हैं प्रायर टू द 1991, पहले सिर्फ एक ही काम होता था कि गुड्स को प्रोड्यूस करना है और बेचना है। पर आज के टाइम पे कोई भी लोग इतना पे नहीं लेता था क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, जो गुड्स अवेलेबल थे वो उसी को परचेस कर लेते हैं। पर आज के टाइम पे क्या है, लोगों के पास पैसा भी है, इंडस्ट्रीज के पास ही पैसा है, तो वो कस्टमर के नीड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, गुड्स एंड सर्विस बनाएंगे और उनको ऑफर करेंगे ताकि वो मार्केट में सर्वाइव करें। तो अर्लियर फॉर्म अगर आप बात करें, पहले की जो दुकानें होती थी, फॉर्म्स होती थी, वो सिर्फ क्या फॉलो करती थी, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सिर्फ सेल पे मतलब करना है कि गुड्स को सेल करना है। बट दैट इज मींस प्रोड्यूस फर्स्ट, पहले गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे
एंड द प्रोडक्ट इज गो टू द मार्केट एंड सेल, ऑटोमेटिकली आप उसको सेल कर देंगे। यही कॉन्सेप्ट था पहले। पर आज का जो प्रेजेंट सिनेरियो है, आज का जो प्रेजेंट हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली वो शिफ्ट हो गया। वो क्या होगा, मार्केट कॉन्सेप्ट पे आ गया कि पहले हमें मार्केट के बारे में पता होना चाहिए, मार्केट के कॉन्सेप्ट के बारे में, मार्केट किस किस तरह की है, क्या क्या मार्केट में चल रहा है, किस किस तरह के लोग कस्टमर डिमांड कर रहे हैं, उस हिसाब से। ठीक है जी। द फर्म स्टडी एंड एनालाइज द मार्केट फॉर्म्स। पहली बात जो मार्केट क्या होती है, जो फॉर्म्स होती है वो स्टडी करती है कि मार्केट में एनालाइज करना कि क्या क्या चल रहा है, क्या क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। मार्केट सर्वे आपने देखा होगा, कई सारे एम्प्लॉइज होते हैं, उनके जो रखे होते हैं, वो कैप पहन के आते हैं फॉर्म भरने के लिए कि आपको क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए। उस हिसाब से उनको क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो क्या क्या सामान परचेज करना चाहते हैं, क्या क्या सामान परचेज नहीं करना चाहते हैं। उससे अल्टीमेटली क्या होता है, वो पूरी मार्केट की इन्फॉर्मेशन एनालाइज करते हैं कि किस किस तरह का कस्टमर मार्केट में अवेलेबल है और वो क्या क्या गुड्स हमसे चाहता है लेना। एंड द फॉर्म आइडेंटिफाई, फॉर्म क्या करती है, पहले आइडेंटिफाई करते हैं कस्टमर्स को कि हमारा कस्टमर क्या है। मतलब आज की डेट में मार्केट में कोई बंदा काम कर रहा है तो पहले अपने आइडेंटिफाई करता है कि मेरे को टॉप एंड कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना है, कि मिडिल क्लास वालों को, कि हमें बिल्कुल लो मिडिल क्लास वालों को, ठीक है, या बिल्कुल पुअर। तो हम क्या करते हैं, पहले मार्केट सेग्रीगेशन कर लेते हैं। तो मार्केट सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, उस तरह के कस्टमर्स को पकड़ते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अगर हमने मिडिल क्लास वाले कस्टमर को टारगेट करा तो वहाँ पर हाई क्लास वाला कस्टमर कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी मार्केट क्या है वैसी है। तो मैंने उसी अकॉर्डिंग क्या करा, मार्केट एनालाइज करा है और मैं उसी के अकॉर्डिंगली उनको गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा हूँ। और अगर आप हाई एंड कस्टमर मार्केट में जाओगे तो आपको उसी तरह के कस्टमर के लिए उसी तरह की हाई लेवल की सर्विस देनी पड़ेगी, तभी कस्टमर आपके पास आएगा और आप मार्केट में सर्वाइव रहोगे। तो बेटा ये था मार्केट ओरिएंटेशन। मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब मार्केट को ओरिएंट करना, मतलब उसकी इन्फॉर्मेशन लेना, जानकारी लेना, पूरी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। मार्केट को एनालाइज करके ही आपको क्या करना है, अपने बिजनेस को चलाना है। अगर आप मार्केट को एनालाइज करके उसको अनदेखा करके बिजनेस चलाओगे तो आप अपना काम नहीं कर पाओगे। जैसे अगर मान लो कि मेरे को दुकान खोलनी है एक मार्केट में, तो सबसे पहले जाके देखूंगा कि मेरी जो दुकान है उस तरह वो कस्टमर है, ठीक है, कितना टाइम से काम कर रहा है, कितने टाइम से काम नहीं कर रहा, कोई दुकान कितनी चल रही है, कितनी नहीं चल रही है, उसका प्राइस क्या है। पहले मार्केट इन्फॉर्मेशन दूंगा, फिर जब मुझे मार्केट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं देखूंगा फेवरेबल पॉइंट्स कितने हैं। अगर अनफेवरेबल पॉइंट्स ज़्यादा है, फेवरेबल पॉइंट्स नहीं है, तो मैं वहाँ पे दुकान खोलूँगा नहीं खोलूँगा, क्योंकि मुझे पता लॉस होगा, क्योंकि वो बंदा वहाँ मेरे से ज़्यादा पहले काम कर रहा है। फिर अगर मैं दूसरी जगह जाऊँगा, दूसरी मार्केट एनालाइज करूँगा, वहाँ पे देखा कि भाई वहाँ पे दो ही बंदे हैं, एक उस कोने में मिडल में है और मेरी दुकान स्टार्टिंग में। तो मैंने कहा ठीक है स्टार्टिंग में दुकान खोलता हूँ। वहाँ पे प्राइस देखा कि प्राइस ज़्यादा, तो मैंने कहा यार मेरे को प्राइस सस्ता मिल रहा है, मैं तो उसको कम मालूम भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे अच्छा फायदा बच जाएगा। तो मैंने क्या करा, उस मार्केट को अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि मार्केट की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम अपना काम करते हैं, ठीक है, ताकि हम मार्केट में सर्वाइव करें। तो बेटा चलो 6 पॉइंट को एंड लास्ट इज वो हम कंटिन्यू करते हैं जल्दी को बेटा हो जाता है। देखो बेटा लास्ट पॉइंट, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर। 1991 से पहले जितनी सरकारी कंपनी थी सरकार के हाथ में थी, सरकार काम करती थी, मतलब कह सकते हैं एक तो पैसे की कमी, सरकारी संस्थाएं सही तरह से काम नहीं कर रही। सरकार ने क्यों प्राइवेटाइजेशन करा, ताकि वो जो इंटरप्राइजेस जो लॉस मेकिंग है उनका पैसा डिसइन्वेस्टमेंट वहां से निकाल के कहीं और लगाया जाए जहाँ पे क्या हो, प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी क्या हो, ज़्यादा हो। तो जब सरकार ने ऐसा करा है, प्राइवेटाइजेशन करा, तो जिससे देखा कि पहली बात जो कंपनी ने, जिसको कंपनी बेची है उसने पैसा दिया सरकार को, ठीक है जी, वो पैसा सरकार के पास आया, सरकार ने उसको इन्वेस्ट करा अच्छी जगह पे, या जो सरकार की कुछ संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं जो प्रॉफिटेबल थी, सरकार ने उस पैसे को वहाँ लगाया, सरकार को वहाँ से पैसा आना ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। तो अल्टीमेटली हम बात करें तो कई सारे इम्पैक्ट्स हैं जो उस पर पड़े। पहला स्टार्ट करते हैं, बिफोर 1981 ईच एंड एवरी पब्लिक सेक्टर बेयरिंग लॉस। जितनी भी एंटरप्राइजेस थी सबको लगभग लॉस हो रहा था, और उस लॉस को पूरा करने के लिए सरकार को ग्रांट देनी पड़ती थी, मतलब उनको गवर्नमेंट क्या करती थी, ग्रांटिंग फंड पैसा देती थी, क्योंकि अगले साल दोबारा काम करना है। तो उससे क्या होता, सरकार का जो बजट था ऑटोमेटिक क्या होता, डेफिसिट होता, मतलब कम होता जाता। सरकार के पास इनकम तो आने दी है, क्योंकि जब कंपनीज चलेगी तो टैक्स पे करेगी, पैसा आएगा, लेकिन ये संस्था क्या थी, ये लॉस में जा रही थी, तो लॉस में टैक्स क्या पे करेगी, नहीं पे करेगी। उस वाले केस में क्या था, कंपनी सरकार को उनको दोबारा फंड देना पड़ता था ताकि वो दोबारा से काम कर सके। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस रेज द ऑर्डर, पब्लिक सेक्टर ने एंटरप्राइजेस को
राइज करा यार, अगर हमें मार्केट में सर्वाइव रहना है और ग्रो करना है, मार्केट में सर्वाइव रहना है और ग्रो करना है, तो हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना पड़ेगा एंड जनरेट ऑन रिसोर्सेज, और हमें अपने रिसोर्स खुद जनरेट करने पड़ेंगे, हमें पैसा कमाना पड़ेगा, हमें रिसोर्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। अगर हम रिसोर्स इकट्ठे नहीं करेंगे तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी जहाँ पे हमारा डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा एंड अदरवाइज एंटरप्राइज फेस द डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब जहाँ पे पैसा उनका पड़ा हुआ है उनको निकालना पड़ेगा। तो सरकार ने कई सारी इन्वेस्टमेंट जो संस्थाएं थी, ठीक है, उनको क्या करा है, लिबरलाइज कर दिया कि कोई तरह का लाइसेंस की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करो। और सरकार ने कई सारी इंडस्ट्रीज को क्या करा, प्राइवेटाइज कर दी, जहाँ से पैसा सरकार के पास आना स्टार्ट हो गया। तो बेटा ये था आज का टॉपिक हमारा, जिसमें हमने पढ़ा है इम्पैक्ट्स जो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का। टोटल बेटा 7 पॉइंट थे जो मैंने आपको विद दी हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट से सारे समझा दिए हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको सब कुछ टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच बेटा। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो है प्लानिंग, वो हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो चैप्टर होगा बेटा हमारा अपकमिंग चैप्टर होगा बेटा प्लानिंग। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।